हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3। इससे पीछे हम 2 पार्ट कंप्लीट चेक कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार आप लोग उसे ज़रूर देख लें। और मैं बताती हूँ कि राजनीतिक जीवन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकेंड पेपर के लिए भी। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ, 2018 में यहाँ से टोटल 6 प्रश्न आए थे। आप सोचिए कि मात्र पर्यावरण के पार्ट में 6 प्रश्न आपके यहाँ से आगे, तो ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट भाग है। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आप इसके एक एक प्रश्नों को विशेष ध्यान देकर पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, और ये प्रश्न आपको 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके देखिए, मंत्रिपरिषद करते हैं, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक मिलकर करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, हम सांसदों को चुनते हैं और ये सांसद जाकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था, और ये प्रश्न 2014 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सूचना पाने का अध्ययन के किस विभाग में कौन से कार्य हो रहे हैं। अगर आप इस चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो आपको एक लेटर लिखना होगा, उसके माध्यम से आपके घर आपको फिर उस चीज़ की पूरी जो जानकारी है या पूरा ब्यौरा है वो आपके पास आएगा। इसे कहते हैं सूचना पाने का अधिकार। इसे कब पारित किया गया था? इसे 15 जून 2005 में पारित किया गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जून तो दिया है लेकिन 15 जून नहीं दिया। आपको क्लियर हो जाए कि 15 जून को हुआ था, और कब हुआ था? 2005 में। इसलिए ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार क्यों प्राप्त है आपको ये छांटना है, और ये प्रश्न 2014 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। संसद में सभी शक्तियां निहित होती हैं इसलिए, या फिर इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, या फिर इसमें न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, या फिर यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप जानते हैं जो हमारी संसद व्यवस्था है ना, यानी कि हमारा संविधान है ना, ये लोकतांत्रिक संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता का तंत्र होता है। यहाँ पे अगर जान लीजिए, जिसमें जितनी जनता निहित होती है उसके अंदर उतनी ही शक्तियाँ निहित है। तो जो संसद है ना, ये जनता के अधीन चलता है, यानी कि जनता ही चाहती है कि वहाँ पे कौन जाए, और वो उसी हिसाब से फैसला लेते हैं जो जनता चाहती है। तो ऑप्शन 4 देखिए आपका, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हुआ। जनता का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इसके पास इतनी शक्तियां भी निहित होती हैं। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ये कहाँ से किया गया था? तो ये तो एक क्लियर हो जाता है कि राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन में देखिए आपके राजस्थान केवल एक में दिया है, लेकिन आगे नागौर दिया है। तो राजस्थान के नागौर जिले से ये प्रारंभ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, या राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, या फिर आरक्षण की व्यवस्था से। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है ये पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। देखिए हर स्टेट में मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, और ये प्रश्न आपके 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है टीटी के। कौन नियुक्त करता है ये बताना है आपको। राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान में संशोधन की शक्ति करता है, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का कार्य किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जब आपने प्रस्तावना पढ़ा तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में प्रस्तावना बनी थी तो ये 3 शब्द यानी कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द उसमें नहीं जुड़े हुए थे। इसे बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो वो कौन सा संशोधन था जिसमें इन शब्दों को जोड़ा गया है? 40वां, 42वां, 44वां या 52वां? तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी अखंडता शब्द को जोड़ने के लिए संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर,
भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? आपके कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। और देखिए ये प्रश्न 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। इनमें से कौन सा अधिकार का हनन होता है अगर हम अस्पृश्यता को करते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए जो दिया है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार माने हर व्यक्ति, वो जाति, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसे हम एक समान मानेंगे। इसी अधिकार का हनन होता है अगर हम अस्पृश्यता को मानते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? एक है तो होता है उच्च न्यायालय, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को कहा जाता है और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य के बार काउंसिलिंग के सदस्य करते हैं। तो देखिए जब भी इसकी बात आ जाए, न्यायालयों की बात हो, तो यहाँ पे जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्यसभा के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? पहले सत्य कथन को ढूंढिए कौन सा है इसमें से। जो नहीं मिलता सत्य कथन में वही आपका असत्य कथन हो जाएगा। यह एक स्थायी सदन है। ये पॉइंट सही है? सही है, क्योंकि इसके हर साल 1/3 सदस्य ही हटाए जाते हैं, बाकी सदस्य 2/3 सदस्य बने रहते हैं, इसलिए ये कभी सदन भंग नहीं होती। अगला है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यही कारण है कि ये सदन स्थायी मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 भी आपका सही है। अगला पॉइंट है कि इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु होना आवश्यक है। और अगला पॉइंट है कि इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। ये 25 और 30 यही थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो देखिए राज्यसभा कौन सी सदन है? राज्यसभा उच्च सदन है, तो यहाँ पे जो उम्र का दायरा है वो भी उच्च होगा। और लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है, इसलिए उम्र का दायरा भी उसमें निम्न होगा। तो राज्यसभा में 30 वर्ष आ जाता है, वहीं लोकसभा में आपका 25 वर्ष आता है। और राज्यसभा के लोग कितने समय तक कार्यरत रहते हैं? तो वो 6 वर्ष यानी कि उच्च सीमा तक। वहीं लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष कार्यरत रहते हैं? तो 5 वर्ष यानी कि निम्न हो गया ये। तो राज्यसभा के इस प्रश्न के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन 3 भी सही है ना, कि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष या इससे अधिक आयु होनी चाहिए। ये पॉइंट भी सही है। गलत पॉइंट कौन सा है? चौथा आपका गलत पॉइंट है कि इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक आयु होना चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से असत्य कथन कौन सा हुआ? ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? प्राप्त है नहीं, प्राप्त था, क्योंकि अब ये दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद से वो विशेष था? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब इसे हटाकर उसे एक सामान्य राज्य की तरह ला दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो प्रथम व्यक्ति है। प्रथम व्यक्ति कौन है? आपके राष्ट्रपति कहलाते हैं। ऑप्शन 3, यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं। ऑप्शन 3 यानी कि राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। पंचायतों में चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास प्राप्त होता है? पंचायतों यानी कि जो ग्राम पंचायत में चुनाव होता है वो इसका निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग या फिर ग्राम पंचायत? तो पंचायतों के लिए जो चुनाव का निर्णय लेने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे हमने टोटल 15 प्रश्नों को लिया है। अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पे किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 यानी कि 60 दिन। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए आपके ये प्रश्न कंप्लीट हुए। कैसे लगे प्रश्न हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की आगे आपको और वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।